हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जान रहे हैं कि मैं यूपीएससी सीसेट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं। तो आज का टॉपिक है रेशियो, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। आज के वीडियो में मैंने अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन सॉल्व करा है रेशियो पे, जिस पे हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जनरली पीवाईक्यू को कंसीडर करके ही आपको कवर कराता हूँ सिलेबस, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2024 में। ऐसा नहीं कि आप फालतू का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे और वो आए ना। इस कारण से मेरा मेन फोकस होता है पीवाईक्यू। सो एक से दो क्वेश्चन इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने टॉपिक वाइज वीडियो ये 7 तो हम लोगों ने कवर कर लिया था, तो ये आज 8वां जुड़ गया। और मैं आज ये जो जिस दिन वीडियो अपलोड होगा, दोपहर और शाम तक लगभग 2 सेक्शन और अपलोड हो जाएगा। जैसे आज इसमें मैंने बताया था ये रेशियो वाला, तो आज मैं अपलोड कर दूंगा। साथ में मैं आज ट्राई कर रहा हूँ ये एवरेज वाला वीडियो एंड सेकंड एज रिलेटेड, इसको भी आज ही अपलोड कर देना, ताकि आप लोग का थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है। मैं संडे को अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ा सा मैं बिजी था इस कारण से। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये तीनों पोर्शन का टॉपिक मैं आज अपलोड कर दूं। और जैसे जो न्यू है उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये 4 मैराथन सेशन मैंने कवर करा है अपने चैनल पे। आप जाके वहां से देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बिना अपडेट के डायरेक्टली चलते हैं वीडियो पे। A person X want to distribute some pens among 6 children, A B C D E F। तो A B C D E F 6 चिल्ड्रन है, इसको पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज A गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव बाय B, थ्राइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव बाय C, 4 टाइम D, 5 टाइम E, 6 टाइम F। तो यहाँ आप देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में A कॉमन है, तो हम क्या मानेंगे, A को X पेन डिनोट किया गया है, ठीक है। एक्स पेन इसको डोनेट कर दिया गया, तो उस हिसाब से ए गेट ट्वाइस पेन एज दैट ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल टू 2b। सो इस हिसाब से बी को कितना हुआ, a बाई टू, दैट इज x बाई टू, ठीक है। ये b का हो गया। वैसे ही c का निकालेंगे तो c को 3 टाइम बोला है, तो a इज इक्वल टू 3 टाइम दैट ऑफ c। तो यहाँ से c इज इक्वल टू a बाई थ्री, दैट इज x बाई थ्री। तो c x बाई थ्री हो गया। वैसे ही d क्या हो जाएगा, x बाई फोर हो जाएगा। और E का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई फाइव। और F का वैल्यू हो जाएगा x बाई सिक्स, ठीक है। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन X शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन गेट द इवन नंबर। मतलब जो पर्सन X है वो कितना पेन बाई करेगा कि सबको, जिस रेशियो में जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन के अनुसार सबको इवन नंबर मिले। तो आपको पता है सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना जरूरत होगा सबको अगर देना है, तो पहले हम वो निकाल लेते, इवन बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं पेन कितना जरूरत है। सो एक्स को एक्स, ए को एक्स मिलेगा, प्लस बी को एक्स बाई टू, सी को एक्स बाई थ्री, डी को एक्स बाई फोर, ई को एक्स बाई फाइव और एफ को एक्स बाई सिक्स। ये टोटल नंबर ऑफ पेन मिलेगा सबको, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लगभग 60 आ जाएगा, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 60, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। सो 60 प्लस ये हमारा 30 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 20, दिस विल बी 15 एंड 5 12 और ये हमारा 10 हो जाएगा। सो जब आप ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक चीज़ आप यहाँ यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ कैलकुलेट हम करके ही दिखा देते हैं। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। पहले मैं कन्वेंशनल प्रोसेस से जाता हूँ, फिर मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आप डायरेक्टली ये इक्वेशन में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। सो पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 60 30 90, 90 20 110, 110 120 130 140 और 147, 147 एक्स बाई 60। ये मतलब इतने नंबर ऑफ पेन्स चाहिए। और हमें पता है कि पेन्स तो आपका इवन नंबर में होता है, सॉरी इंटीजर होगा, तो इंटू 60 जनरली कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटू 60 हो गया, तो दैट इज 147 एक्स, ये पेन हो जाएगा। और एक्स क्या है, ए को जो पेन मिला गया है। अब हमको एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितना बाई करेगा, और एक्स का वैल्यू हमें ये नहीं पता है कि ये इवन है कि ऑड है। तो x को छोड़ देते हैं, 147 है, इसको इवन करने का कोशिश करेंगे। तो इसको इवन करने का कोशिश करने के क्या होगा, सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे मिनिमम नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 और 2 एकम 2, मतलब 294 इसका वैल्यू हो जाएगा।
मतलब 294 पेन उसको खरीदना होगा, तो एटलीस्ट सबको वो पेन दे देगा। एक्स का वैल्यू आप 1 रख लीजिए, कोई वैल्यू मैटर नहीं करता। सो 294 मिनिमम नंबर ऑफ पेन, बिकॉज एक्स का वैल्यू तो इंटीजर ही होगा, और इंटीजर क्योंकि हम एक्स का वैल्यू माने क्या है, एक्स का वैल्यू नंबर ऑफ पेन्स विच इज गिवन गिवन टू ए। तो ए को मिनिमम से मिनिमम कितना पेन दिया जा सकता है, 1 ही पॉसिबल है, एक्स का वैल्यू मीन। तो इसलिए एक्स का वैल्यू मीन 1 ले लिए, और हमको 1 ले लिए तो 147 आया, और इसको हमको इवन बनाना है, तो इसको हम 2 से सबसे मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दे, 294। ऑप्शन देखेंगे, दिस इज 294, मतलब सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपको डाउट ये हो सकता है कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर इवन नंबर ऑफ पेन्स दिया हुआ है। अगर इवन नंबर ऑफ पेन्स दिया है तो 2 तरीका से आप कर सकते हैं। एक तो मैंने ये तरीका अपनाया, दूसरा आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमने जो ए को पेन दिया एक्स, और एक्स हमें पता है कि इवन नंबर ऑफ पेन ही दिया जा सकता है, तो मिनिमम एक्स को क्या करेंगे, 2 पेन दे देंगे, क्योंकि 2 इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पर अगर हम 2 दे देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन यहीं से हमारा 294 आ जाएगा। सो दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं, बोथ प्रोसेस आर सफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, ए हैज सम कॉइन्स, ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू बी। ए के पास सपोज एक्स कॉइन है, और ए क्या किया, उसका हाफ और 2 मोर टू बी। सो बी को कितना दे दिया, x/2 + 2, हाफ प्लस 2, ये हाफ हो गया, ये +2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 4/2 हो गया। देन आगे है बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड 2 मोर टू सी। तो सी क्या देगा, x + 4/2 का हाफ, मतलब इसका हाफ +2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x + 4/4 + 2, दैट इज x प्लस, ये 4 दूनी 8, 4 12, x + 12/4, ये सी के पास आ गया। देन सी भी वही कर रहा, अपना हाफ और 2 ऐड करके डी को दे दे रहा। ठीक है, डी के पास क्या हो गया, इसका हाफ कितना हो गया, x + 12 डायरेक्टली 8 लिख दे रहे, क्योंकि हाफ करने से ये 2 ऐड हो जाता है, इंटू हो जाता है, +2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 दूनी 16, 16 12 28, x + 28/8, ये डी के पास है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज नाउ इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सो डी के पास ये कॉइन है, इतना है, और बोला है ये जो जितना कॉइन है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट आपको पता है 10 होता है, इज इक्वल टू 10। सो अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x इज इक्वल टू 80 - 28। सो 80 - 28 कितना होता है, 52। सो x का वैल्यू 52। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन डज ए हैव इन द बिगिनिंग। सो ए को बिगिनिंग में क्या माना था हम लोगों ने, x, और x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 52। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑप्शन नंबर 52। क्लियर है, बस आप इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाई सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। पेन्स एंड पेंसिल खरीदना जा रहा है। इफ जे बाउट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल। सो जे क्या कर रहा है, 3 पेन्स, 3 पेन प्लस 5 पेंसिल। ठीक है, एंड विजय बाउट 2 पेन एंड 7 पेंसिल, एंड विजय बाउट 2 पेन एंड 7 पेंसिल। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, अब कौन सा करेक्ट है, और एक चीज इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है कि दोनों इक्वल अमाउंट स्पेंड किया है मनी। इसका मतलब है जय और विजय का इक्वल अमाउंट है, मतलब 3 पेन प्लस 5, सपोज यहाँ पेन को हम लोग x मान ले रहे हैं, और पेंसिल का प्राइस y मान लेते हैं, तो उस हिसाब से दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, 3x + 5y इज इक्वल टू 2x + 7y। तो इसको इक्वेट करेंगे, x इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर पहला है अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो ये क्या है, x किसका प्राइस है, पेन का है। सो पेन का जो प्राइस है वो दुगना है पेंसिल के प्राइस से, तो पेंसिल कॉस्ट मोर देन ये गलत है, क्योंकि पेन का प्राइस ज़्यादा है। अ प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू पेन, ये भी गलत है। अ प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स एट द प्राइस ऑफ पेंसिल, यही इक्वेशन लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स एट द प्राइस ऑफ पेंसिल, मतलब थर्ड इक्वेशन हमारा, थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी तो हम लोगों ने बना लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इन अ रेशियो ऑफ पी क्यू आर। सो ए बी सी है, पी क्यू आर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस आर। अगर P बड़ा है Q प्लस आर से तो क्या A मैक्सिमम शेयर गेट करेगा? सो आप सिंपल सा देखिए, अगर P ग्रेटर देन Q प्लस आर से तो P ग्रेटर होगा Q से भी एंड P ग्रेटर होगा R से भी। मान के चलिए P का वैल्यू 10 है और Q का वैल्यू 2 ले लीजिए और R का वैल्यू 5 ले लीजिए। तो ये दोनों मिल के जब P से बड़ा नहीं हो पा रहा है तो इंडिविजुअल कैसे बड़ा होगा? जब Q प्लस आर मिल के P से छोटा है तो इंडिविजुअल तो P से बड़ा हो नहीं सकता, और जब P सबसे बड़ा हो जाएगा, Q से भी बड़ा हो जाएगा, R से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब P को मैक्सिमम शेयर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि P बड़ा है Q और R से भी। तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं, C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन दी P, मतलब R इज लेस देन P प्लस Q। अगर ऐसा है तो बोला जा रहा है क्या C मिनिमम शेयर गेट करेगा? तो अब हमें इसको प्रूफ करना होगा, R लेस देन P भी है और R लेस देन Q भी है। अगर ये प्रूफ कर लिए तब सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही होगा। लेकिन अब देखिए, अब एक कंडीशन जैसे हम लेते हैं, R का वैल्यू मान के चलिए हम लोग ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, ठीक है, एंड P का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए और Q का वैल्यू 15 ले लिए। इस केस में अगर आप देख रहे हैं, ये R है, ये P है, ये Q है। इस केस में जो R है वो बड़ा हो जा रहा है P से और R छोटा हो रहा है Q से, मतलब यहाँ से केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा जो कंडीशन है कि P भी R से बड़ा होगा वो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि C गेट्स मिनिमम शेयर, तो ये गलत है, बिकॉज ये जो सिनेरियो है, जो ये हम लोगों ने एग्जांपल लिया 10, 1 और 15 का, इसमें P को मिनिमम शेयर मिल रहा है, R को नहीं मिल रहा। और ये वाला कंडीशन R इज लेस देन P प्लस Q हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लैरिटी मिल गया आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, रेशियो दे दिया गया है पी क्यू इज टू क्यू आर इज इक्वल टू 3:5 और पी क्यू आर इज ऑन द स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पूछा है इफ एन इज द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ पी क्यू इज टू पी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। मतलब एन क्या है? पी क्यू रेशियो पी आर का वैल्यू है, तो कितना सारा डिफरेंट वैल्यू लिया जा सकता है। सबसे पहले पी क्यू आर को हम लोग एक ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं पी क्यू, पी यहाँ ले रहे हैं, क्यू बीच में ले रहे हैं, आर यहाँ ले रहे हैं। तो पी क्यू बोला है 3 और क्यू आर बोला है 5। इस हिसाब से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू इज टू पी आर निकालेंगे, तो पी क्यू कितना है? 3 है, 3 इज टू पी आर। पी आर मतलब ये पूरा, मतलब 5 + 3 8, मतलब 3:8 आ गया। एन का वैल्यू एक हमारा डिफरेंट वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पी क्यू आर का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन है, मान के चलिए पी यहाँ रख दिए एंड हम क्यू आर बोला है ना, क्यू आर 5 है, तो हमको यहाँ क्यू रख देते हैं और यहाँ आर रख देते हैं और बीच में हम लोग कहीं पी रख देते हैं। तो क्यू आर 5 है, मतलब ये क्यू आर जो है ये 5 है और पी क्यू 3 बोला है, ये पी क्यू 3 है, मतलब ये पी आर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पी क्यू इस टू पी आर निकालते हैं। पी क्यू कितना है हमारा? पी क्यू 3 दिख रहा है, इस टू पी आर 2 दिख रहा है, मतलब 2 अरेंजमेंट अभी हो चुका है। अब तीसरा अरेंजमेंट देखते हैं। अब मान के चलिए कि हम लोग आर और पी को इंटरचेंज कर दिए और बीच में क्यू रख दिए। ठीक है, तो पी क्यू कितना है? पी क्यू का रेशियो हमारा पी क्यू 3:5 है, तो पी क्यू 3:5। तो इस केस में पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू इज टू पी आर क्या हो जाएगा? 3:8, मतलब यही कॉमन ही आ रहा है। और वैसे ही अगर इसको भी अपोजिट करेंगे, ये वाले पार्ट को भी अपोजिट कर देते हैं, हम आर यहाँ रख देते हैं, क्यू यहाँ रख देते हैं और बीच में पी रख देते हैं, तो उस केस में भी आर क्यू का वैल्यू 5 हो जाएगा और पी आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। सो इस केस में भी पी क्यू कितना हो जाएगा? 3:2 ही आएगा। मतलब यूनिक वैल्यू के हिसाब से एन का केवल 2 यूनिक वैल्यू आ रहा हमारे इस 4 अरेंजमेंट में, और वही हमें पूछा है कि एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो यूनिक पॉसिबल वैल्यू कितना आया है? केवल 2। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये भी समझने में आपको आसानी हुआ होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन इज, a student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper.
मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं 100 है और टोटल पेपर का मार्क्स कितना हो गया 600। ठीक है, 6 पेपर है। हिज मार्क्स इन द पेपर आर इन द रेशियो इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रोपोर्शन में उसका मार्क्स आया हुआ है। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। तो 600 का टोटल पेपर है, सो ओवरऑल 60%, 600 का 60%, 360 मार्क्स उसका आया है 600 में। इन हाउ मैनी पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% मार्क्स, मतलब 100 हम लोगों ने माना है, ये 100 माना है कि ईच पेपर का मार्क्स है। तो हमें बस इतना कैलकुलेट करना है कि कौन कौन से पेपर में उसका मार्क्स 60 से कम आया है। तो सिंपल पहले रेशियो का टोटल सम देख लेते क्या होता है। तो 9, 10, 9, 19, 19 और 8, 27, 19, 8, 27, 27 और 7, 34, 6, 40, 5, 45, मतलब रेशियो का सम 45 आ रहा है और हमारा मार्क्स 360 है। और 360 को हम लोग सिंपल 45 से डिवाइड मार देंगे, 45 1 यूनिट के लिए। तो 45 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और ये 3 और ये 8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 आ गया। तो अब हम लोग मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 5 40। नेक्स्ट 6 यूनिट का 8 6 48, मतलब ये मार्क्स है हमारा 8 7 56, 8 8 64, 9 8 72 और 10 80। ठीक है, ये मार्क्स मिल गया हमें। ये सबको ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि कितने सब्जेक्ट में 60% से कम मार्क्स है, मतलब 100 हम लोगों ने टोटल मार्क्स माना है पर सब्जेक्ट का। सो कितने सब्जेक्ट में 60 से कम मार्क्स है। तो 40, 48 और 56, मतलब 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका मार्क्स 60% से कम है। सो ऑप्शन हो जाएगा B3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बस रेशियो को ऐड करके जितना मार्क्स से डिवाइड करके 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और पर यूनिट से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना मार्क्स आया है पर सब्जेक्ट में। सो आंसर इज 3B। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ सम ऑफ 2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग XYZ इन द रेशियो ऑफ 1:2, 3:4, 5:6। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर। सबसे पहले इस रेशियो को इक्वल बनाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेशियो में ये तीनों का एलसीएम लेता हूँ। 2 4 6 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। अब हमारा रेशियो क्या बन गया, अब ध्यान से देखिए। ये 12 12 ये कट गया 6, 6:2, ये 4 3 कट गया 9:2, ये 6 2 कट गया, मतलब 10। हमारा रेशियो क्या बन गया 6 9 10। तो अब बोला है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मैक्सिमम 10 है, मिनिमम 6 है। तो मैक्सिमम 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो का सम लेते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है, 9 6 15 10 25, 25 ये हमारा रेशियो हो गया, इनटू हमारा अमाउंट कितना है 2500। सो दैट इज 2500। सो ये हमारा 100 बार में कटा और ये 4 हो गया, मतलब 400 का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर C। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो आप आराम से पूछिए मुझसे, मैं डाउट बता दूंगा। ये सिंपल सा बस रेशियो को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था और मिनिमम टू मैक्सिमम को डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो, जैसे हम लोग नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अ बॉटल कंटेन 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए एंड 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में क्या है 20 लीटर ऑफ लिक्विड ए है, ठीक है। अब 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट एंड इट इज रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, मतलब 4 लीटर निकाल दिया जाता है तो इसमें 16 लीटर बच जाएगा लिक्विड ए का, और सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी डाल दे रहे हैं, मतलब प्लस 4 लीटर जो हम लोग लिक्विड ए निकाले थे अब 4 लीटर लिक्विड बी डाल दिए हैं उस पर, ठीक है। अब ये पोजीशन हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब इस मिक्सचर में से 4 लीटर फिर निकालते हैं। तो अब देखिए इस मिक्सचर में ए और बी का कंपोजिशन क्या है, 4:1 का है, आपको दिख रहा है। 16 अगर ए है और 4 बी है तो 4:1 का कंपोजिशन है। तो अगर इसमें से हम 4 लीटर निकाल लेंगे, तो 4 लीटर जब निकालेंगे तो 4 लीटर में ए कितना निकलेगा, बी कितना निकलेगा, ये देखिए। ए आपको पता है ए का रेशियो 4 है, तो ए निकलेगा हमारा 4/5 इंटू 4 लीटर 4। और बी कितना लिखेगा, बी का 1 कंपोजिशन है, 1/5 इंटू 4। ये क्लियर हो गया। ये जो 4 लीटर में इतना ए निकलेगा इतना बी निकलेगा। और बोला गया है कि लिक्विड उतना ही 4 लीटर लिक्विड बी डालना भी है, मतलब इतना बी निकल जाएगा प्लस बी में 4 ऐड भी होगा। 4 लीटर ऐड होने वाला है और ये दोनों निकलने वाला है, मतलब इसको निगेटिव में ही लिख लेते हैं।
निगेटिव। अब हमें पूछा है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड ए एंड द लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। अब देखिए ध्यान से देखिए, लिक्विड ए फाइनल मिक्सचर में कितना बचा। इनिशियली 16 लीटर था इस स्टेज पे, तो 16 लीटर माइनस वो जो 4 लीटर यहाँ हमारा पूरा मिक्सचर से निकला, इसमें लिक्विड ए कितना निकला, ये वाला पॉइंट, तो -4/5 इंटू 4, ये लिक्विड ए का कंपोजिशन हो गया। अब लिक्विड बी कितना है, लिक्विड बी 4 था, तो 4 माइनस कितना निकला लिक्विड बी, इस 4 लीटर में ये वाला पार्ट 1/5 इंटू 4 प्लस, क्योंकि जब 4 लीटर हम निकाल लिए मिक्सचर का, उसके साथ 4 लीटर लिक्विड बी का ही डाल रहे हैं, तो +4 लिक्विड बी ही डाल रहा है। तो बस इस रेशियो को कैलकुलेट करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस 16/5, और नीचे हो जाएगा ये 4 को अगर ऐड कर देते तो 8 हो जाएगा यहाँ, और 8 5 40, 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 कट गया। सो हमारा यहाँ क्या हो गया, 80 माइनस 16 64 होता है, और 40 माइनस 4 इज 36। सो इसको 4 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 4 एकम 4 और 6 चौके 24, 16। ठीक है, तो ये हमारा 16/9 आ जा रहा। सो रेशियो क्या हो जाएगा, ए बाई बी का 16:9। अब ऑप्शन देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। सो दिस विल बी हमारा कौन सा ऑप्शन है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16:9। सो सिंपल ये तरीका है, आपको मिक्सचर वाला क्वेश्चन में घबराना नहीं है। सिंपल जैसे मैंने अप्रोच किया, बस ये अप्रोच से लीजिए, आपको कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्लियर है? थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार फिर से रिविजिट कर लीजिएगा। एक एक स्टेप मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आए, कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन द मिनिमम चेंज इन द वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, बोला गया है कि अगर हम 5 ऐड करेंगे चारों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कितना मिनिमम चेंज आएगा, कौन सा वाला नंबर में सबसे कम चेंज आएगा। तो हमारे पास 4 नंबर है, 2/3 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3/4, थर्ड नंबर 4/5 एंड फोर्थ नंबर 5/6। इसमें बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करके हमको इस नंबर से माइनस कर देना है। तो हम लोग 5 ऐड कर देते हैं, 2 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, तो 7 हो जाएगा, और 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको माइनस करना है, इसी का वैल्यू निकालना है। ऐसे ही 3/4 में भी 8/9 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे 9/10 -5, ठीक है। और इधर भी वैसे ही करेंगे, हमारा 5 5 10 और 6 5 11 माइनस, ये चारों का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वही बोला है कि 5 5 ऐड करने के बाद कौन सा मिनिमम चेंज हो रहा है। तो डिफरेंस निकाल के देख लेंगे कि कितना चेंज हुआ है। सो अब पहला चेंज देख लेते हैं कितना है। पहला चेंज हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 7 या 21 माइनस 16, 8 दूनी 16, 21 माइनस 16 5 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। ये 9 5 45, 45 माइनस 40 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 50, ये तो आपको पता ही होगा। 9 चौके 36 माइनस 27, 9 डिवाइडेड बाई 36, सॉरी 36, 8 चौके 32 होता है, 32 माइनस 27, ये भी 5 आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 36, और यहाँ 10 इंटू 60, 60 माइनस 55, 5/66। अब देख रही है चेंजेस आपको पता चल गया, 4 चेंजेस आपको दिख गया। अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो आपको पता है सबसे, अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर कॉमन है तो स्मॉलेस्ट कौन होता है, जहाँ जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 66 सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/6 सबसे लीस्ट चेंज होगा, जो कि हमें पूछा है कि विच इज द मिनिमम चेंज। तो ऑप्शन डायरेक्टली आप डी मार लेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना नहीं है ये सब क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इज डिजिट इज 4:7। मतलब अगर 2 डिजिट नंबर ए बी है, डिवाइडेड बाई इसका रिवर्स कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ रहा, 4/7 आ रहा है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सच पेयर, मतलब कितना ऐसा पॉसिबल पेयर एग्जिस्ट कर सकता है या पॉसिबल है। तो मैंने बताया कि ए बी को कैसे लिख सकते हैं, 10a प्लस बी के फॉर्मेट में, बी ए को लिख सकते हैं 10b प्लस ए के फॉर्मेट में, दैट इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। बस इसको ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70a प्लस 7b इज इक्वल टू 40b प्लस 4a, ठीक है। सो हमारा ए को एक साथ ला देंगे, ए यहाँ आ जाएगा तो 66a, और बी उस तरफ चला जाएगा तो 33b। तो यहाँ से
यहाँ से अगर 33 से काट दिए तो 2a इज इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब है जो हमारा वैल्यू होगा, जो b का जो भी वैल्यू लेंगे a हमारा उसके जस्ट डबल होगा। और हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि बोला है रिवर्स डिजिट करने और टू डिजिट बोला है, मतलब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1 से 9 तक का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से ही हम डिजिट ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या डिजिट लेंगे 1 से 9 तक में। अगर b का वैल्यू 1 लेते हैं तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का, क्योंकि a और b सिंगल डिजिट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। एक अगर b का वैल्यू 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर b का वैल्यू 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 लेंगे तो 8 हो जाएगा, और b का वैल्यू जैसे 5 लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 पॉसिबल नहीं है a का वैल्यू, सॉरी ये मैं उल्टा बोल दे रहा हूँ। ये वाला इक्वेशन आप मतलब सब वही आएगा, तो a का वैल्यू आप रिप्लेस कर लीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन है a कॉमा b का है, अगर a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू 2 आ रहा है, a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 6 है। तो वैसे ही a का वैल्यू 5 होगा तो b का वैल्यू 10 हो जाएगा। मतलब ये नहीं ले सकते, क्योंकि a एंड b ये आर द सिंगल डिजिट नंबर, यहाँ सिंगल डिजिट हम लोगों ने कंसीडर किया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कितना आ गया, 4 पॉसिबिलिटी आ गया। ठीक है, एक रेशियो करके भी दिखा देता हूँ। जैसे 12 है और ऊपर ऊपर हमारा छोटा है, तो 12/21 ये कितना हो जाएगा, 4 3 बार और ये 7, मतलब 4:7 ये कट रहा है। तो यही ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर हो गया कि कैसे अप्रोच करेंगे। जब भी आपको डिजिट वाला क्वेश्चन आए ना, तो उसमें ये फॉर्मूला हमेशा आप यूज कीजिए। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको गेस वर्क नहीं करना होगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि 1 से 9 तक नंबर लिख लेते हैं, वहां गेस वर्क करते हैं कि कौन से 4 और 7 आए, तो वो मत कीजिए, वो आपका बहुत लेंदी प्रोसेस बन जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज, ये जल्दी भी बनेगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा और उसमें गलत होने का चांसेस भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। राकेश स्पेंड 1300 एंड राजेश स्पेंड 1500 इफ ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स दैट द बॉल डज। मतलब रैकेट का कॉस्ट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ दैट अ बॉल, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम राकेश का देख लेते हैं। राकेश 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदता है एंड राकेश स्पेंड, यहाँ लिखा हुआ रैकेट टुगेदर बॉट 10 बॉल एंड 10 रैकेट्स। ओके, मतलब टुगेदर दिया है तो टोटल 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदा जाता है। तो 10 बॉल का दाम 10 इंटू बी और प्लस 10 रैकेट का दाम 10 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू टोटल प्राइस कितना है, 1300 राकेश कर रहा है और 1500 राजेश कर रहा है। सो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब सिंपल हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ ई आर का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 3b, 10 इंटू 3b एंड दैट इज इक्वल टू 2800। सो ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 40b इज इक्वल टू 2800। तो b इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाई 40, दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया, 70 आ गया। ठीक है, सो b का वैल्यू 70 आ गया। पूछा क्या गया है, व्हाट डज द प्राइस ऑफ रैकेट। तो b का वैल्यू 70 है, तो यहाँ पर 70 पुट कर देंगे, 3 इंटू 70 दैट इज 210। सो रैकेट का वैल्यू क्या हो गया, c 210। ठीक है, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन है ये। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x and y are the natural number other than 1 and y is the greater than x। मतलब y is greater than x और x y जो नेचुरल नंबर है 1 नहीं है, इसका मतलब 2 3 4 आगे जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये चारों में से कौन लार्जेस्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इस केस में सिंपल सा क्या करेंगे कि कोई दो नंबर ले लेंगे, बिकॉज एक्स वाई का नंबर कुछ भी दिया है। हम लोग y को मान के चलिए 10 ले लेते हैं और x को ले लेते हैं 5, क्योंकि y ग्रेटर देन x है और ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो सबसे पहले एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं। एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, ये 10 और 5 में। y बाई एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बाई वाई कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और x प्लस वाई बाई एक्स वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीन्स 15 और एक्स वाई मतलब 50। 50/50 मतलब 3/10, दैट मीन्स 0.3 और ये 0.5 है। तो पूछा क्या है, विच रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिंपल सा जो ऑप्शन नंबर ए है वो लार्जेस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, तो ए डायरेक्टली आप टिक कर दीजिए। क्योंकि आपको सिंपल सा टेस्ट केस ले लीजिए, जो कंडीशन दिया है उस हिसाब से हम कोई भी एक्स और वाई का वैल्यू ले लीजिए और सब में पुट कर दीजिए और आप देखेंगे कि ए हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if there is a policy that 1/3 of the population of the community has migrated every year from one place to another place, what is the leftover population of the community after 6th year।
इफ देर इज नो फर्दर ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब हर साल क्या हो रहा है कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेटेड हो जा रहा है, ठीक है। सो हर साल क्या 1/3 अगर माइग्रेटेड हो गया तो पॉपुलेशन बच कितना जा रहा है, 2/3 बच जा रहा है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन बच जा रहा है। तो एक साल में 2/3 बचा। सो पहला साल में मान के चलिए 2/3 बच गया, दूसरे साल में क्या है कि 2/3 का 2/3 बचेगा, बिकॉज 2/3 का 1/3 चला जाएगा, तो 2/3 का 2/3 मतलब 2/3 इंटू 2/3 ये बच जाएगा दूसरे साल। तीसरे साल क्या होगा, टू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा 2 टू के पावर 2 बाई 3 के पावर में 2, इसका 2/3 मतलब इंटू 2 के पावर में 3। तो आप देख रहे हैं कि इफेक्टिव क्या आ रहा है, हर ईयर अगर आप एन ईयर कंसीडर कर ले रहे हैं, अगर एन ईयर के बाद आपको देखना है तो इसका इक्वेशन क्या बन जा रहा है 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n, ठीक है। ये सिंपल है। और हमें निकालना क्या है 6th ईयर के बाद, तो n के जगह 6 फिट कर देंगे, 2 के पावर में 6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6। सो 2 के पावर में 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 64, और 3 के पावर में 6 कितना होता है, 3 तिहाई 9 27, ठीक है, और 9 का क्यूब 729, ठीक है। सो 64/729 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बचा हुआ रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर लास्ट है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको फ्रेम कर दिया है तो आपको डिफिकल्ट लग रहा, बट ये इजीली बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, इफ दीज कंस्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, मतलब 18 जो टॉल बॉय है 3/4 ऑफ द बॉयज है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज द 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अगर x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसका 2/3 मतलब 2/3x, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ठीक है। इसमें भी बोला गया है कि 3/4 जो है वो टॉल बॉय है, मतलब इसका भी 3/4, ये टॉल बॉय का संख्या हो गया, ये जो है टॉल बॉय दैट इज इक्वल टू 18। बस इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके x निकाल लेते हैं, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है। सो हमारा x हो गया, ये 2 इधर चला जाएगा, मतलब x 36 आ गया। और x माना गया था हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 36 स्टूडेंट टोटल है। पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो 2/3 तो बॉयज है, मतलब 1/3 गर्ल्स होगा, तो 36 का 1/3 कितना होता है, 36/1/3, मतलब 12 गर्ल्स है। सिंपल सा क्वेश्चन, 12 गर्ल्स हो गया। बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आई थिंक 10th और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द टोटल इमोलमेंट्स ऑफ 2 पर्सन आर सेम, बट वन गेट अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ हिज बेसिक पे एंड अदर गेट एट द एक्सटेंट ऑफ 80%। सो हमें निकालना है द रेशियो ऑफ बेसिक पे ऑफ फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ लेटर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि फॉर्मर का बेसिक पे x मान लेंगे और लेटर का बेसिक पे y मान लेंगे। तो x को टोटल इमोलमेंट्स क्या मिलता है, जैसे पर्सन A है और पर्सन B है, सो A का बेसिक पे x है, B का बेसिक पे y है, तो A को टोटल इमोलमेंट्स मतलब टोटल पैसा कितना मिल रहा है कंपनी से, तो x एज अ बेसिक पे मिल रहा प्लस 65% उसको और उस एक्सटेंट में अलावेंस मिल रहा, मतलब x का 65% बाई 100, ये टोटल x को मिल रहा है। ये बराबर है y का बेसिक पे प्लस इसका अलावेंस, तो बेसिक पे y प्लस इस पे 65% का अलावेंस मिल रहा है, इसको 80% का अलावेंस मिल रहा है, 80/100। सो ये दोनों इक्वल हो गया, b को मिल रहा है। तो अब सिंपल ये दो इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, और हमें चाहिए क्या, द रेशियो चाहिए, मतलब x/y हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 100x प्लस 65x/100 इज इक्वल टू 100y प्लस 80y/100। ये 100 कट गया, तो यहाँ हमारा आ गया 165x इज इक्वल टू 180y। तो x/y क्या आ गया हमारा 180/165। इसको अगर हम 5 से काटने का कोशिश करेंगे तो ये 5 तिहाई 15, 3 0 6, 36 बार में जाएगा, और ये 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है। 3 बार 3 से फिर कटेगा, ये 12 और ये 11, मतलब रेशियो क्या आ जा रहा 12/11, मतलब 12:11। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सिंपल है, बस ये ध्यान रखिएगा टोटल इमोलमेंट्स मतलब बेसिक पे प्लस ये जो अलावेंस मिल रहा है दोनों मिला के टोटल इमोलमेंट्स होता है। केवल आप अलावेंस मत ऐड कर दीजिएगा, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर आप अलावेंस ऐड करेंगे ना, आप देखिएगा आपका आंसर ए आ जाएगा, तो ये आप एक गलती कर लेते हैं, और जानबूझ के ऑप्शन यूपीएससी आपको देगा वो ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। तो हम क्या कर लेंगे, आई एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। ये क्या होगा, आई इज द इनकम ऑफ पीटर प्लस पॉल, दोनों का इनकम है, और ई जो है
वो पीटर प्लस पॉल दोनों का एक्सपेंसेस है, ठीक है। सो हम पीटर हुआ एंड दिस इज पॉल। सो सबसे पहले हमारा जो इनकम है आई, इसका रेशियो क्या है 4:3 एंड एक्सपेंस का रेशियो है 3:2। और बोला गया है कि ईच सेव 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 6,000 दोनों सेव करता है। तो मंथली इनकम क्या है दोनों का रिस्पेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग सेविंग देखते हैं कितना है। पीटर का सेविंग कितना है, पीटर का सेविंग 6,000 है। तो 6,000 को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले पीटर का इनकम देखेंगे। तो टोटल इनकम आई है दोनों का मिला के, आई इंटू पीटर का शेयर क्या है 4:3 में डिवाइड है इनकम। तो पीटर का शेयर 4/7, क्योंकि ये वाला पार्ट लेते हैं 4 और दोनों को जोड़ देते हैं नीचे 7, ये तो आपको पता है। माइनस, क्योंकि हम लोग सेविंग निकाल रहे हैं, तो ये हमारा इनकम हो गया पीटर का। अब पीटर का एक्सपेंस निकालेंगे। तो एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस ई है पीटर और पॉल का। तो टोटल एक्सपेंस में से पीटर का शेयर मतलब 3:5, ये हमारा क्या हो गया, ये जो टोटल वैल्यू आया ये सेविंग है जो कि 6,000 के बराबर है, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 आगे चला जाएगा 4, 20i माइनस 21e इज इक्वल टू 6,000 इंटू 35। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, ठीक है। ये पीटर के लिए हो गया। अब पॉल के लिए निकाल लेंगे। सो पॉल के लिए भी सेम निकालेंगे। पॉल का इनकम देखेंगे, इनकम आई है टोटल, और पॉल का शेयर 3 है इनकम में, मतलब 3/7 माइनस एक्सपेंसेस में पॉल का शेयर कितना है 2 है, तो 2/5। और पॉल ने भी 6,000 सेव किया है। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15i। ये सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रहा हूँ। 14e इज इक्वल टू 6,000 इंटू 35। सो आप देखिए ये पहला इक्वेशन आ गया, ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन का RHS देखिए, ये दोनों इक्वल है तो हम LHS भी इक्वल कर सकते हैं दोनों इक्वेशन का। सो दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल करते हैं। पहला इक्वेशन का LHS क्या है 20i माइनस 21e, दैट इज इक्वल टू सेकेंड का ये वाला 15i माइनस 14e, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये 15i को इस तरफ लेके आ जाते हैं और 12e को इस तरफ लेके चल जाते हैं। तो ये 12 माइनस 15 5i हो जाएगा इज इक्वल टू, और 20 इधर हो जाएगा 7e हो जाएगा। तो यहाँ से i डिवाइडेड बाई ई क्या आ गया 7/5। मतलब आई हम लोगों ने क्या माना था टोटल इनकम दोनों का मिला के, और ई माना था टोटल एक्सपेंडिचर दोनों का मिला के। तो ये आ गया 7:5। इसका मतलब है दोनों अगर 7 यूनिट कमा रहा है तो उसमें 5 यूनिट खर्च कर दे रहा है। तो सेव कितना करेगा 2 यूनिट, 7 - 5। तो दोनों मिलके 2 यूनिट सेव कर रहा है। तो दोनों मिलके 2 यूनिट सेव किया, 2 यूनिट सेव हुआ। और दोनों मिलके हमें पता है कि दोनों ने 6,000 सेव किया है। तो टोटल अमाउंट सेविंग का कितना है 12,000। तो ये 2 यूनिट बराबर 12,000 हो गया। सो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 6,000। मतलब 1 यूनिट का प्राइस 6,000 हम लोगों ने निकाल लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि द मंथली इनकम ऑफ बोथ। तो मंथली इनकम का रेशियो यहाँ क्या था हमारा, मंथली इनकम का रेशियो 4:3 था। और हमें पता है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू हम लोगों ने 6,000 निकाल लिया। तो अब हम लोग सिंपल यहाँ इनकम निकाल लेंगे। इनकम में 4 यूनिट पीटर का है, तो 6 चौके 24। तो जो पीटर का क्या हो जाएगा इनकम, सॉरी सैलरी 24,000। और पॉल का 3 यूनिट है, तो पॉल का 3 इंटू पर यूनिट 6,000 है, तो 3 इंटू 6,000 18,000। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पीटर का 24,000 और पॉल का 18,000। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है यहाँ पर यूनिट निकालना, पर यूनिट का वैल्यू कितना है उस हिसाब से हम लोग रेशियो वाला क्वेश्चन कर लिए। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने एक बार और करवाया है, तो एक बार आप प्रोसेस वाइज जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क। सो 2 ग्लास ले लेते हैं, सपोज ग्लास 1 एंड ग्लास 2। सो फर्स्ट ग्लास में 1/3 मिल्क है एंड सेकेंड ग्लास में 1/4 मिल्क है। दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्स इन अ पॉट। तो अब इसको वाटर से मिक्स कर दिया गया, मतलब इसमें 1/3 मिल्क है तो प्लस 2/3 वाटर आएगा इसमें, और इसमें 1/4 मिल्क है तो इसमें 3/4 वाटर आएगा। टोटल हमको 1 यूनिट करना है,
तो ये हमारा रेशियो बन गया है। आगे हमें क्या बोला गया है कि देन कंटेंट आर मिक्स अप इन अ पॉट, मतलब ये चारों को फिर से मिक्स कर दिया गया है। एंड पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड द वाटर इन द पॉट। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है, तो ये सिंपल है, इसमें टोटल मिल्क देख लेंगे कितना है, तो ये वाटर है यहाँ पर। तो टोटल मिल्क कितना है, 1/3 प्लस 1/4, 1/3 प्लस 1/4 मिल्क है, डिवाइडेड बाई वाटर है। वाटर कितना है, 2/3 प्लस 3/4, 2/3 प्लस 3/4। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 कट गया और ऊपर 7 आ गया और नीचे क्या आ गया, 9 8 17, मतलब 7:17 हमारा रेशियो आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, ये बस यहाँ है कि 1/3 मिल्क से फिल है, तो हमको पूरा फिल करना है, मतलब 2/3 अभी खाली है जिसको हम वाटर से फिल करेंगे। वैसा ही 1/4 अगर मिल्क से फिल है तो खाली कितना है, 3/4, तो इसको हम वाटर से फिल करेंगे। बस यही एक की कंसेप्ट था इसमें। क्वेश्चन है, देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो कलर लाइंग ऑन द टेबल, मतलब रेड ग्रीन एंड येलो। देयर आर एज मैनी रेड बॉल एज देयर आर येलो बॉल्स, मतलब रेड बॉल जितना है येलो बॉल उतना ही है। ठीक है, जैसा स्टेटमेंट देखते जाइए, आप लिखते जाइए। देयर आर ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल एज देयर इज ग्रीन बॉल, मतलब ट्वाइस एज मैनी येलो बॉल एज देयर ग्रीन जितना है उसके डबल है येलो, तो येलो इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ग्रीन, मतलब ग्रीन जितना होगा इसका डबल करेंगे तो येलो आ जाएगा। सो ये बोला गया है। एंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इज। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि द रेड बॉल का नंबर क्या होगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज करके हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रेड इज इक्वल टू येलो इज इक्वल टू 2 ऑफ ग्रीन। ठीक है, पहला और दूसरा को मर्ज कर दिए, बिकॉज वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन रख के दोनों को हम लोग मर्ज कर दिए। अब क्वेश्चन क्या हमारा पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द येलो एंड ग्रीन बॉल, मतलब रेड बॉल का पूछ रहा है कि रेड बॉल क्या सम ऑफ येलो एंड ग्रीन बॉल इक्वल है, नहीं, बिकॉज रेड बॉल तो येलो के ही इक्वल हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है कि इज रेड बॉल इज डबल ऑफ दैट ऑफ द ग्रीन बॉल, तो यहाँ दिख रहा है रेड बॉल डबल ऑफ दैट ऑफ द ग्रीन बॉल। ठीक है, जितना ग्रीन बॉल है उसका डबल है रेड बॉल, ये इक्वेशन से मिल रहा, मतलब सेकंड इक्वेशन हमारा सही हो गया। आगे दो इक्वेशन ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इज इक्वल टू द येलो बॉल माइनस, ये तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है, मतलब 2 आंसर हो गया। ये सिंपल सा इक्वेशन निकाल के आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आउट ऑफ 120 एप्लीकेशन फॉर अ पोस्ट 70 आर मेल एंड 80 हैव द ड्राइवर लाइसेंस। सो दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, 120 एप्लीकेंट है तो उसमें 70 मेल है, तो पक्का है 50 फीमेल होगा, 120 से माइनस कर दिए। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया है इससे रिलेटेड कि 80 हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब इसमें 80 ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है जिसके पास, और उसमें 40 बच गया, 120 में से 80 माइनस किए, जिसके पास एनडीएल लिख दिए, मतलब नो ड्राइविंग लाइसेंस। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। सो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेल्स निकालना है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो मिनिमम क्या हम मानते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको एक्सट्रीम कंडीशन लेके सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले अगर मिनिमम निकालना है, कितना मिनिमम मेल है, तो हम क्या करेंगे, जो 50 फीमेल है सबको ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, तो 80 ड्राइविंग लाइसेंस में 50 फीमेल को आ गया, तो पक्का है जो 30 बचा होगा वो मेल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो मिनिमम मेल कितना हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस का, 30 डिवाइडेड बाई, अब मैक्सिमम देखते हैं कितना हो सकता है। तो अब हमारे पास 80 ड्राइविंग लाइसेंस है, हम 70 मेल को ड्राइविंग लाइसेंस दे देंगे, 70 से तो ज़्यादा आप दे ही नहीं सकते क्योंकि 70 मेल है, 70 को दे दीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, तो डिवाइडेड बाई 70। तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 3 to 7, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, इन अ रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। अगर हम गोल्ड कॉइन का ले लेते हैं कि चलिए गोल्ड कॉइन x है, तो नॉन गोल्ड कॉइन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि बोला है एक गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, तो 3 नॉन गोल्ड कॉइन के एक है, मतलब यहाँ अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 3x का वैल्यू 3 हो जाएगा, मतलब एक गोल्ड कॉइन के लिए 3 नॉन गोल्ड कॉइन। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बोला है कि 10 मोर गोल्ड कॉइन आर एडेड टू द कलेक्शन, तो गोल्ड कॉइन x है तो 10 और यहीं ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, द रेशियो ऑफ गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू 1/2, तो गोल्ड कॉइन x प्लस 10 है एंड नॉन गोल्ड कॉइन 3x है, ये रेशियो 1/2 बोला गया है।
बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है हमें। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से x निकाल लेते हैं। तो ये 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, सो यहाँ से x क्या हो गया, x 20 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है हमारे पास, गोल्ड कॉइन्स पहले निकालेंगे, टोटल कितना है x प्लस 10। x प्लस 10 मतलब 20 प्लस 10 30, और नॉन गोल्ड कॉइन कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 20 60। तो 30 प्लस 60 90, मतलब टोटल कलेक्शन में कितना कॉइन होगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन आर मेल एंड 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। मतलब दो तरह का इन्फॉर्मेशन है, और जब भी परसेंटेज का है तो हम 100 को रेफरेंस ले लेते हैं। बिकॉज अगर 100 को रेफरेंस लेंगे और 100 में अगर हमें दिया है कि 70% मेल है, तो जब हम 70 लिखते हैं तो वो परसेंट भी हो जाता है और वो साथ में नंबर भी हो जाता है। तो इस कारण से हम 100 को रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहला इन्फॉर्मेशन है 70% मेल है, मतलब 70 मेल है तो 30 फीमेल हो जाएगा क्योंकि टोटल 100 है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दिया है कि 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड, मतलब 30 मैरिड है 100 में, तो अनमैरिड कितना हो जाएगा 70, 100 माइनस 30। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। अब आगे देखते हैं, इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, सो 70 मेल है, इसका 2/7 मैरिड है, तो पहले मैरिड निकाल लेंगे। 70 का 2/7, ये हमारा हो गया 20, मतलब 20 जो मेल है वो मैरिड है, या इसमें 20 जो मेल है वो मैरिड है। तो हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ फीमेल हु आर सिंगल। तो 20 मेल मैरिड है और हमें पता है कि टोटल मैरिड पीपल कितना है 30 है। तो अगर 30 में 20 मेल हो गए तो पक्का है 10 फीमेल होंगे जो मैरिड होंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि 10 फीमेल मैरिड है। अब फीमेल का संख्या कितना है 30 है, और 30 में मैरिड कितना है 10 है, तो अनमैरिड कितना बच गया हमारा 20 अनमैरिड बच गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फीमेल हु आर सिंगल, मतलब हु आर अनमैरिड। तो अनमैरिड 20 है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फीमेल दैट इज 30। सो ये रेशियो कितना हो गया 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये सिंपल सा है, बस ये दो डेटा आप लिख देंगे और केवल आपको पुट करना है इक्वेशन में और आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। हाफ ऑफ द विलेज ऑफ अ सर्टेन विलेजर हैज देयर ओन हाउस। ठीक है, 1/5 ऑफ द विलेज कल्टिवेट पैडी। तो मान के चलते हैं 100 यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं, और 100 रेफरेंस में हर कुछ निकालेंगे हम लोग। तो हाफ ऑफ द विलेजर्स हैव देयर ओन हाउस, मतलब पहला डेटा है कि 50 के पास खुद हाउस है, एच फॉर हाउस, और 50 के पास NH मतलब नो हाउस। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टिवेट पैडी। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है 1/5, मतलब 100 का 1/5 20 पैडी उगाता है, और उसके बाद जो 80 है वो पैडी नहीं उगाता है, मतलब NP लिखते हैं नो पैडी। ठीक है, 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट। थर्ड इन्फॉर्मेशन आ रहा हमारा, इसको अलग कलर लिख लेते हैं। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर, यहाँ लिखा 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, तो 100 का 1/3 कितना हो जाएगा, लगभग 33 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 100/3 हम लोग ले ले रहे हैं। ये लिटरेट है, लिटरेट है, और अनलिटरेट कितना हो जाएगा 2/3, 102/3 नॉट लिटरेट। ये तीसरा इन्फॉर्मेशन। चौथा इन्फॉर्मेशन है कि 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर बिलो 25। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर बिलो 25। सो 100 का 4/5 कितना हो जाएगा, 100 का 4/5, सो ये 20। दैट मीन्स 80 विलेजर्स हैं जो बिलो 20 है, मतलब लेस देन 20 ईयर एज है। तो 20 विलेजर्स होंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ईयर ऑफ एज होंगे। ये हमारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डिकोड किया स्टेटमेंट से। अब क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्टेनली ट्रू। तो हमें जितना हमें दिया गया है इस हिसाब से हमें निकालना है कौन सा सर्टेनली ट्रू होगा। सो पहले देखते हैं, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस आर लिटरेट। सो 50 विलेजर्स का ओन हाउस है, क्या सभी विलेजर्स लिटरेट है कि नहीं। सो देखिए लिटरेट विलेजर्स कितने होंगे, अगर 100 के रेफरेंस में ही लेते हैं तो इसका वैल्यू लगभग 33.33 आ रहा। इसका मतलब केवल लिटरेट कितना, मैक्स टू मैक्स लिटरेट कितने हो सकते हैं 33, या मैक्स टू मैक्स 34 मान लेते हैं। और लेकिन हाउस किसके पास है, 50 के पास है। तो बोला है ऑल द विलेजर्स हु हैव ओन हाउस आर लिटरेट। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 50 हाउस अगर सबको लिटरेट होना होगा तो 50 लिटरेट कम से कम होना चाहिए, लेकिन हमें पता है गाँव में केवल 33 लोग लिटरेट है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट। ठीक है, ये 25 है, ये आप एक ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं गलती कर दिया, ये 25 यहाँ लिखा हुआ है 25, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो बोला है सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट। तो पहले हम इसको वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं कि
हम ट्राई करते हैं कि ऑल द विलेजर्स हु आर अंडर 25 आर नॉट लिटरेट, ठीक है। सो ये 80 को हमको नॉट लिटरेट दिखाना है, तो 80 को नॉट लिटरेट दिखाना है तो ये 20 को लिटरेट दिखाना होगा। तो अगर ये 20 को हम लिटरेट दिखा भी देते हैं तो हमारे पास 33 लिटरेट है, तो अभी भी हमारे पास 13 लोग बचे होंगे जिसको लिटरेट दिखाना होगा हमें। तो 20 तो हम लोग ले लिए, अब 13 कहाँ से लेंगे? ये 13 पक्का यहाँ से आएगा। इसका मतलब है सम ऑफ द विलेजर्स हु इज लेस देन 25 ईयर एज मस्ट बी लिटरेट, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। आगे हमें देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अ क्वार्टर ऑफ विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउस कल्टीवेट पैडी, ठीक है। सो ओन हाउस कल्टीवेट पैडी, देखिए पैडी कितना 20 कल्टीवेट करता है, और अगर बोल रहा है कि क्वार्टर ऑफ विलेजर्स मतलब 25 विलेजर्स विच हैविंग देयर ओन हाउस कल्टीवेट पैडी। अगर ये 25 में से, क्योंकि पैडी तो 20 ही कल्टीवेट करता है, तो ये 25 में से अगर 20 को हम पैडी कल्टीवेट करा दें जिसके पास हाउस है, तब भी 5 ऐसे विलेजर्स बच जाएंगे जिसको हमें नॉन हाउस में से लेना पड़ेगा। सॉरी, 5 ऐसे विलेजर्स बच जाएंगे जो कि नॉन पैडी कल्टीवेट करेंगे, क्योंकि हमको 25 विलेजर्स, 1 क्वार्टर बोला है, मतलब 100/4 25 विलेजर्स को हमको पैडी उगवाने देना है। तो 25 केवल पैडी 20 ही विलेजर्स उगा सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि हम 20 हम ले लिए, 50 जो जिनके पास हाउस है, तब भी हमारे पास 5 विलेजर्स और चाहिए पैडी के लिए, लेकिन पैडी तो खत्म हो चुका है, मतलब थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट। तो हाफ ऑफ द विलेजर्स मीन्स 50 विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट, तो लिटरेट हमारा 33 ही है और हमें 50 दिखाना है, तो ये तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जैसा ही हो गया, मतलब ये गलत है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपको देख लेना है, आपको एक्सट्रीम कंडीशन लेके जाना है। जैसे सेकंड वाले में हम लोगों ने एक्सट्रीम कंडीशन लिया कि सम विलेजर्स, एक बार और मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सेकंड वाले में क्या लिया हम लोगों ने, सम विलेजर्स अंडर 25 आर लिटरेट। सो अंडर 25 में हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को वॉयलेट करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो अंडर 25 है उसको छोड़ के जो है, जो ओवर 25 है, सबको लिटरेट हम लोग करा दे रहे हैं। तो ओवर 25 में केवल 20 लोग मिल रहे हैं। तो अगर टोटल लिटरेट हमारा 33 है, 33 में से इस 20 को अगर कंसीडर भी कर लेते हैं तो हमारे पास 13 बंदा और बचेगा जो लिटरेट है। सो ये 13 कहाँ से आएगा? ये 20 तो ले चुके हैं, बचा हमारा ये 80, ये 80 में से ही 13 आएगा, मतलब 25 ईयर से जो कम में है कुछ विलेजर्स लिटरेट होंगे ही, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, इसके लिए मैं अलग एक इसी क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, नहीं डाउट हो, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन इज देयर आर 4 पर्सन ABCD एंड ए हैज सम कॉइन। मान के चलते ए के पास X कॉइन्स है। ए गिव हाफ ऑफ द कॉइन्स टू बी एंड 4 मोर बिसाइड्स। आपको पता है ऐसा सेम क्वेश्चन 2019 या 20 के करीब में पूछा गया है, लास्ट प्रीवियस 5 ईयर के अंदर पूछा गया है। इसका मतलब ये देखिए 2009 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करता है सीसेट का, इसलिए आप 1995 से 2023 का पूरा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाइए। मैंने पिछला वीडियो में पीएनसी में पूरा पीवाईक्यू और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया है। ये वीडियो में लगभग 300 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बिकॉज आप लोगों के पास, आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके सीसेट में जाए ताकि आप लोगों का सीसेट निकले। ठीक है, कि इसको इग्नोर मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, और साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए गेव हाफ ऑफ द कॉइन टू बी एंड 4 मोर बिसाइड्स। सो बी के पास कितना हो गया, ए हाफ दे दिया, मतलब x/2 दिया प्लस 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो x + 8/2। नेक्स्ट सी के पास आते हैं। सो सेम सी का वही हुआ है, बी गेव हाफ ऑफ द कॉइन टू सी एंड 4 मोर बिसाइड्स। तो अपना हाफ, सो 8x + 8/2 का हाफ कितना हो जाएगा, x + 8/4 + 4। सो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 16 8 24, मतलब x + 24/4। ये सी के पास कॉइन हो गया और ये बी के पास कॉइन था। उसके बाद डी निकाल लेंगे, डी के पास क्या होगा, डी सेम दिया है, सी अपना हाफ दिया है प्लस मोर दिया है, तो सी का हाफ कितना हो जाएगा, x + 24/8। हाफ होता है तो नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाता है, इसलिए मैं 8 लिख दे रहा हूँ, प्लस 4 मोर। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इससे इंटू हो जाएगा 32, और 32 और 24 आपका 56 हो जाएगा। तो x + 56/8, ये डी के पास कॉइन हो गया। ठीक है, और बोला क्वेश्चन क्या बोला है, बोथ बी एंड डी इंड्स अप विद द सेम नंबर ऑफ कॉइन। सो बी के पास जितना कॉइन है डी के पास उतना भी कॉइन है। तो लोग एक चीज क्या गलती करते हैं कि ये जो बी का वैल्यू जो आया और डी का वैल्यू आया, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, डी का वैल्यू तो ठीक है, लेकिन बी का ये जो वैल्यू आया था, इतने कॉइन्स में ही इसने हाफ ऑफ द कॉइन्स
इसे दे दिए थे और 4 और कॉइन्स दिए थे। तो क्या होगा, ये जितना कॉइन है इसका हाफ पहले कर लेंगे, इसको कितना कॉइन चला गया होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो बी ने पहला अपना हाफ x प्लस 8/2 का हाफ मतलब 4, इतना कॉइन सी को दिया और साथ में +4 और कॉइन सी को दिया, मतलब इतना कॉइन वो सी को दे चुका है। तो ओरिजिनली बी के पास x प्लस 8/2 कॉइन्स था, इसमें से ये वाला पार्ट कॉइन दे चुका है, तो बचा कितना होगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये बचा होगा बी के पास अब कॉइन। अब ये जो वैल्यू आएगा इसको डी से इक्वेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, x प्लस 8/2 माइनस ये हो जाएगा हमारा 16/8 = x प्लस 24/4। सो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 16 माइनस x माइनस 24/4 दैट इज इक्वल टू ये x हो जाएगा x माइनस 8/4। ये मतलब x माइनस 8/4 बी के पास कॉइन बचा हुआ है और डी के पास कितना कॉइन है x प्लस 56/8, ठीक है, ये देख लीजिए। अब ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, सो x माइनस 8/4 इज इक्वल टू x प्लस 56/8, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया और 2x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 56। सो यहाँ से x आ गया, यहाँ से 16 चला गया, तो x इज इक्वल टू 56 प्लस 16 दैट इज 2 और 7, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया हमारा 72 आ गया x का वैल्यू। और x का वैल्यू माने क्या थे हम कि a के पास कितना कॉइन है वही x का वैल्यू है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हमें पूछा भी यही है, हाउ मेनी कॉइन्स डिड ए हैव ओरिजिनली, मतलब 72 आपका आंसर आ जाएगा। सो ये क्लियर रखिएगा, बस ये ध्यान में रखिएगा कि बी का कॉइन को माइनस करना है, क्योंकि बी ने अपना कुछ कॉइन और 4 कॉइन, अब बी ने अपना हाफ कॉइन प्लस 4 कॉइन दिया है, तो उसको माइनस करके रिजल्टेंट बी के पास कितना कॉइन आया वो इक्वल होगा डी के पास जितना कॉइन है। ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 30,000, राहुल ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर सम टाइम इन्वेस्टेड 20,000। सो पहले अमित क्या है, अमित 30,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद सपोज T1 टाइम के बाद राहुल बिजनेस में आया जो कि 20,000 अपना इन्वेस्ट किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो ये T1 टाइम क्या है, T1 टाइम मतलब मंथ्स में है, बिकॉज एंड ऑफ द ईयर का डेटा दिया हुआ है। तो द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड राजू ज्वाइन द बिजनेस, ठीक है। सो कैपिटल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो अगर अमित को, जैसे अमित डिवाइडेड बाय राहुल 2:1, अमित को 2 पार्ट मिल रहा है और राहुल को केवल 1 पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब है जो अमित का इन्वेस्टमेंट है पर मंथ का इन्वेस्टमेंट हम कैलकुलेट करेंगे कि 12 मंथ में पर मंथ का उसका इन्वेस्टमेंट कितना था। सो अगर 30,000 वो इन्वेस्ट किया है तो 12 मंथ में 12 इंटू 30,000 हम ले लेंगे, 30,000 बाई 12, ये हो गया 12×5 = 60, मतलब 5,000 पर मंथ का आ जा रहा है, ठीक है। सो ये अमित का आ गया। सो अमित का अगर 5,000 पर मंथ आ रहा है, तो अगर इसका अमित का शेयर 2 है और राहुल का शेयर 1 है, तो राहुल का ठीक आधा आना चाहिए पर मंथ, मतलब पर मंथ 2500 आना चाहिए राहुल का, ठीक है। तो 2500 आने के लिए क्या चाहिए, 20,000 इन्वेस्ट किया है, 20,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मंथ m मान लेते हैं, ये हमारा 2500 होना चाहिए। तो m का वैल्यू क्या हो गया, m इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाई 2500, 0 0 कटा 0 0 कटा, ये हो गया 8। इसका मतलब है राहुल जो है 8 मंथ से इन्वेस्टेड है। तो पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड ही ज्वाइन, मतलब 8 मंथ से इन्वेस्टेड है और टोटल एक साल में 12 मंथ होता है, मतलब वो चौथे महीने में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये आंसर इसका सिंपल सा हो जाएगा सी, दैट इज 4। सो ये क्लियर हो गया होगा मैंने कैसे किया। बस मेन हमारा था ये 2500 निकालना कि पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये हो गया अमित का, और उस हिसाब से हम लोग बाई 2 कर दिए, बिकॉज एक पार्ट है राहुल का, तो हम लोग 2500 कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अ क्लब हैज 108 मेंबर्स, 2/3 ऑफ देम आर मेन, मतलब 108 मेंबर है, इसके 2/3 मेन है, तो मेन कितने हो गए 108 का 2/3, सो 3 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, मतलब 72 मेन है, एंड रेस्ट आर वुमेन। तो वुमेन कितना हो जाएंगे, सो 72 मेन है, तो इसको 108 से 72 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3, 36 वुमेन हो गए। ऑल मेंबर आर मैरिड एक्सेप्ट
फॉर 9 वुमेन मेंबर, मतलब सब मैरिड है, केवल 9 वुमेन मेंबर मैरिड नहीं है। तो वुमेन में 9 नॉट मैरिड और 36 में से 9 घटाएंगे तो 27 मैरिड है, ठीक है। और बाकी 72 का 72 मेल में मैरिड है। हाउ मैनी मैरिड वुमेन आर देयर इन अ क्लब। सो पूछा है कि हाउ मैनी मैरिड वुमेन आर देयर इन क्लब। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो निकाल ही लिए हैं, 27 आर मैरिड वुमेन, तो सी मार लेंगे और कुछ देखना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.5 मीटर है, सो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन द 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। मतलब जब भी इसको बाउंस कराया जाए तो 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट ये बाउंस करेगा। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन द 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग। इसका मतलब है बॉल हिट नहीं करेगा अगर प्रीवियस जो बाउंस है वो आपका 50 सेंटीमीटर से कम है। तो हमें सिंपल सा निकालना है कि कितने बार वो 4/5, जैसे फर्स्ट बार 150 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो फर्स्ट बार जो जंप करेगा वो 150 इंटू 4/5 हाइट अटेन करेगा, जो हमारा हो जाएगा, अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, मतलब सेकेंड बार उसका हाइट 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ ध्यान रखिएगा कि इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50, प्रीवियस हाइट पूछा है, करेंट हाइट नहीं पूछ रहा, ठीक है। सो अभी भी प्रीवियस हाइट कितना है हमारा 150 है, तो नेक्स्ट बार फिर 120 को 4/5 से डिवाइड कर इंटू करेंगे, तो ये 5 हो गया, ये 5 2 और ये 4 24, ये हमारा 96 सेंटीमीटर हो गया। अभी भी हमारा प्रीवियस हाइट क्या है 96, तो 96 अभी भी हमारा चलेगा क्योंकि 50 से कम नहीं है, तो 96 इंटू 4/5, सो 4/5 को हम डायरेक्टली 0.8 भी लिख सकते हैं, तो हम 0.8 करके इंटू करते हैं, तो 0.8 कितना हो जाएगा 48, 4 कैरी और नॉट है 72 4 76, तो हमारा 76.8 है, अभी भी 50 से ऊपर है। फिर से इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 0.8, ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 कैरी, 8 48 6 54, 5 कैरी और 8 7 56 5 61, तो 61.44, अभी भी ये 50 से ऊपर है। नेक्स्ट बार फिर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0.8 से, क्योंकि 0.8 क्या है 4/5 ऑफ हाइट ऑफ द करेंट हाइट, तो इंटू 0.8 फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 3 कैरी, 32 3 35, 3 कैरी, 8 3 11, 1 कैरी, 48 1 49। अब देखिए अब इसका हाइट कितना आ गया 49.152, अब ये जंप नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल, क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप द बाउंसिंग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार हिट किया होगा 1 2 3 4 5 6, ये छठा बार 49 पे हिट किया होगा, बाउंस नहीं करेगा लेकिन हिट किया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए ये छठा वाला भी काउंट हो रहा है, इसके बाद वाला नहीं काउंट होगा बिकॉज यहाँ हिट करके बाउंस नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6। बस इस पर ही कन्फ्यूजन होता है, कोई लोग बोलते हैं कि यहीं तक जोड़ते हैं 5 तक, लेकिन यहाँ पूछा क्या है कि तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप द बाउंसिंग, तो 50 के बाद बाउंस नहीं होगा लेकिन हिट वाला तो काउंट होगा, दैट्स वाई 6 इज द आंसर, सी इज द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ ही रेशियो कंप्लीटली आपका ओवर होता है, 30 क्वेश्चन इनफ है रेशियो के लिए, और मैंने हर तरीका का जितना भी रेशियो का क्वेश्चन होता है वो मैंने करवा दिया है इस पे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल कहीं भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 8वां टॉपिक आज का हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में जैसे आपको बताया था कि रेशियो कंप्लीट हो चुका है, एवरेज वाला और एज रिलेटेड दैट इज फैमिली रिलेशन, इन दोनों को क्लब करके मैं ये दोनों वीडियो आज ही डाल दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।